हेलो फ्रेंड्स, ईडी फिज़िक्स में आपका स्वागत है। मैं सोनाली जैन और इस वीडियो में हम बात करेंगे वेव फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। लास्ट वीडियो में बात की थी हमने वेव फंक्शन के बारे में। हमने देखा था कि क्लासिकल में वेव फंक्शन हम किस टाइप से रिप्रेजेंट करते थे और क्वांटम में हम साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये सब चीज़ें हमने बात की थी। इस वीडियो में हम देखेंगे कि साइन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, वेव फंक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, वेव function must be finite everywhere। जो साइन की वैल्यू है, वेव फंक्शन की वैल्यू है, वो हर जगह कहीं भी रीज़न है स्पेस में, हर पॉइंट पर फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। क्यों फाइनाइट होनी चाहिए? अगर साइन की वैल्यू इनफाइनाइट है, दैट मीन्स कि इसकी प्रोबेबिलिटी फाइनाइट है। इसका मतलब है कि हमने एग्जैक्ट पोजीशन पार्टिकल की फाइंड आउट कर ली है, यानी हमें पता चल गया है कि पार्टिकल यहीं पर है। अगर मान लो आपका वेव फंक्शन कुछ इस टाइप का है तो हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि पार्टिकल यहीं पर है, क्योंकि ये जो वेव फंक्शन मिलेगा ये फाइनाइट मिलेगा। फाइनाइट मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी। तो उस कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि हमने एग्जैक्ट पोजीशन पता कर ली पार्टिकल की, बट ये चीज़ गलत हो जाएगी, क्योंकि क्वांटम में अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल होता है, जिसके अकॉर्डिंग हम किसी भी ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी को एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसमें कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। ऐसे ही पोजीशन में भी अनसर्टेनिटी होगी, कुछ ना कुछ मोमेंटम में भी होगी, एनर्जी में, टाइम में, हर ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी में कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होती है। तो अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि साइन इनफाइनाइट है, तो अगर साइन इनफाइनाइट हुआ तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी इनफाइनाइट है। दैट मीन्स कि आपने पार्टिकल को वहाँ पे पा ही लिया, आपने उसकी एग्जैक्ट पोजीशन ढूंढ ली है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एग्जैक्ट पोजीशन हम फाइंड आउट कर ही नहीं सकते क्वांटम में, ठीक है। तो साइन कैसा होना चाहिए? आपका फाइनाइट होना चाहिए। सेकेंड प्रॉपर्टी है वेव फंक्शन must be single valued। जो साइन है इसकी वैल्यू सिंगल होनी चाहिए, एक ही वैल्यू होनी चाहिए। अगर किसी पॉइंट पर इस साइन की दो वैल्यू है, दैट मीन्स इस पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी दो है, दो प्रोबेबिलिटी है। इसका मतलब सपोज आपके पास कोई वेव फंक्शन है और यहाँ इस पॉइंट पर इसकी दो प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड आउट की, इस पॉइंट पर आपने दो वैल्यूज़ फाइंड आउट की। सपोज एक प्रोबेबिलिटी यहाँ पर आ गई आपकी P1 10% और एक प्रोबेबिलिटी आ गई आपकी 90%। प्रोबेबिलिटी 10% का मतलब होगा इस टाइप का वेव फंक्शन, मतलब छोटा, ठीक है, यानी कि वहाँ पे, और इस टाइप के वेव फंक्शन में हम क्या मानते हैं कि यहाँ पर पार्टिकल इसके कंपैरिजन कम है। हम प्रोबेबिलिटी जहाँ पर ज़्यादा होती है हम मानते हैं कि पार्टिकल की पोजीशन वहीं पर है। तो अगर एक ही पॉइंट पर दो प्रोबेबिलिटी आ गई, यानी कि एक प्रोबेबिलिटी बता रही है कि 10% है, दूसरा बता रहा है 90% है, यानी एक ही पॉइंट पर पार्टिकल है भी और पार्टिकल नहीं भी है। तो ये तो हमारे लिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि हम क्या माने, पार्टिकल है या नहीं है। तो साइन की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही पॉइंट पर कई सारी साइन की वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेव फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। अब आपका जो साइन है वो कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए। यानी कि जब आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका ग्राफ आना चाहिए कुछ इस टाइप सा, बिना पेन उठाए आपका ग्राफ बनना चाहिए। बिना पेन उठाए अगर आप ये ग्राफ बना रहे हैं, दैट मीन्स कि ग्राफ कैसा है? कंटिन्यूअस है। ये ऐसा अगर ग्राफ हुआ, डिस्क्रीट टाइप से हुआ, कुछ इस टाइप का हुआ, ठीक है, या फिर कुछ इस टाइप का हुआ, ठीक है, तो ये क्या हो गए? ये डिस्क्रीट ग्राफ हो गए। मान लो आपने इस वेव फंक्शन को कंसिडर कर लिया, कोई वेव फंक्शन है जिसका ग्राफ इस टाइप से बन रहा है और आपने ये कंसिडर कर लिया, आपकी कैलकुलेशन में ये ले लिया, तो ये क्या है? यहाँ तक गया, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, यानी ये दो जो
ये जो इतनी वैल्यूज़ है ये आपके वेव फंक्शन में है ही नहीं, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके वेव फंक्शन में है ही नहीं, क्योंकि ये डिस्क्रीट था। अब अगर आपने ये वैल्यूज़ यहाँ पर है ही नहीं और मान लिया कि इतनी पोजीशन जो आपसे वेव फंक्शन में छूट गई है उसी पोजीशन में पार्टिकल है, दैट मीन्स कि आप पार्टिकल फाइंड आउट कभी कर ही नहीं पाएंगे अगर आपने डिस्क्रीट टाइप का वेव फंक्शन लिया। तो वेव फंक्शन आपका कैसा होना चाहिए, कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। साथ ही वेव फंक्शन का जो डेरिवेटिव है ये भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, यानी स्लोप, क्योंकि हम इस एक्सिस पर साई लेंगे, इस एक्सिस पर एक्स लेंगे, इस टाइप से। तो आपका जो स्लोप है साई के रिस्पेक्ट में ये भी कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, ठीक है। तो 3 प्रॉपर्टीज़ इसके अभी हमने क्या क्या डिस्कस की। पहला, वेव फंक्शन फाइनाइट होना चाहिए, कहीं पर भी इनफाइनाइट नहीं होगा। इनफाइनाइट अगर होगा दैट मीन्स कि वहाँ पर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, दैट मीन्स कि आपने एग्जैक्ट पार्टिकल की पोजीशन फाइंड आउट कर ली, जो कि क्वांटम में पॉसिबल नहीं है। हम एग्जैक्ट पोजीशन की बात नहीं करते, हम सिर्फ प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, और उसमें भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसमें कुछ न कुछ अनसर्टेनिटी होती है, हम एग्जैक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो अगर हमने यहाँ पे इनफाइनाइट ले भी लिया, हमने बता दिए कि एग्जैक्ट पोजीशन हमने फाइंड आउट कर लिया, दैट मीन्स कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, ठीक है। तो सेकंड है, वेव फंक्शन मस्ट बी सिंगल वैल्यूड। वेव फंक्शन की वैल्यू किसी एक पॉइंट पर सिंगल वैल्यू होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट पर 2 वैल्यूज हमें मिल रही है, दैट मीन्स 2 प्रोबेबिलिटी। अब उस 2 प्रोबेबिलिटी में एक ये भी हो सकता है कि बहुत कम प्रोबेबिलिटी हो, ये भी हो सकता है कि दूसरी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो, तो हमें समझ नहीं आएगा कि पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पर है या नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, ठीक है। तो वेव फंक्शन आपका कैसा होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। थर्ड है, वेव फंक्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। वेव फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, लाइक आपका ग्राफ ऐसा होना चाहिए कि बिना पेन उठाए बन जाए। बिना पेन उठाए बन जाए तो वो ग्राफ किस टाइप का होगा, कॉन्टिन्यूस ग्राफ होगा। दैट मीन्स कि आपने इस वेव फंक्शन में, अगर आपका वेव फंक्शन इस टाइप का मिल रहा है, यानी सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास है पोजीशन से रिलेटेड, ठीक है। और अगर डिस्क्रीट है और अगर आपका वेव फंक्शन में इतनी वैल्यू छूट गई है, दैट मीन्स अगर वहीं पर पार्टिकल होगा तो फिर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास वेव फंक्शन में उतनी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, वेव फंक्शन should be satisfied boundary conditions। मान लो आपको कोई रीज़न दिया है, कोई फाइनाइट रीज़न दिया है, मान लो 1 डायमेंशनल बॉक्स ही दिया है इस टाइप से, यहाँ पे x इक्वल टू 0 है, यहाँ पर x इक्वल टू a है, ठीक है। आपको इस टाइप का कोई बॉक्स दिया और यहाँ पर कहीं पर पार्टिकल है, तो जो आपका साइन होगा, जो वेव फंक्शन होगा, वो इस बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए। ये बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा तो हम मान सकते हैं कि पार्टिकल इन दोनों बाउंड्रीज के बीच में ही कहीं पर है, ठीक है। तो साइन कैसा होना चाहिए, बाउंड्री कंडीशंस जो भी आपको दिए उसे सेटिस्फाई करना चाहिए। नेक्स्ट है कि कुछ सर्टेन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग ही आपको एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन मिलता है। हर एक एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपको एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं मिलता है। जस्ट लाइक कि आपकी एनर्जी है E इक्वल टू 2h कट ओमेगा और कुछ एनर्जी है E इक्वल टू 2.5h कट ओमेगा, इस टाइप से। लेकिन जो भी आपका सिस्टम है उसके पास सिर्फ ये वाली एनर्जी है, ये हो सकती है या फिर 4h कट ओमेगा हो सकती है या फिर 6h कट ओमेगा हो सकती है, ये आपने फाइंड आउट की है, ठीक है। तो हम ये नहीं बोल सकते हैं कि E इक्वल टू 2.5h कट ओमेगा के करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन मिल रहा है आपको वो एक्सेप्टेबल होगा, वो अनएक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि आपके सिस्टम के पास जो एनर्जीज़ हैं वो ये हैं 2h कट ओमेगा, 4h कट ओमेगा, 6h कट ओमेगा। तो उस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि पर्टिकुलर उस सिस्टम के लिए जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है, ठीक है, क्योंकि हमें कुछ सर्टेन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग ही जो वेव फंक्शन मिलेंगे वो एक्सेप्टेबल होंगे। हर वेव फंक्शन आपका एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं हो सकता। मान लिया कि किसी एनर्जी के करस्पॉन्डिंग अगर हम ग्राफिकली देखें कुछ इस टाइप का मिल रहा है, इस टाइप के कुछ वेव फंक्शन मिल रहे हैं, ये भी मिल गया आपको, ये भी मिल गया और कुछ ये भी मिल गया, तो इसमें इतने सारे वेव फंक्शन हैं लेकिन सारे एक्सेप्टेबल नहीं है। सपोज मान ली ये आपका एक्सेप्टेबल है तो बाकी के जो भी होंगे वह अनएक्सेप्टेबल वेव फंक्शंस होंगे, यानी हर एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपको एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन नहीं मिल सकते। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कुछ डिस्क्रीट एनर्जी ही होगी जिसके करस्पॉन्डिंग आपको वेव फंक्शन मिलेंगे, यानी कि एनर्जी कैसी होगी, क्वांटाइज्ड होगी। यहाँ लिख देते हैं, देयर आर certain
values of energy gives, there are certain values of energy gives acceptable wave function. That means the energy of system is quantized. ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी। ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी से मतलब है कि अगर आपके किसी एक एनर्जी ई आई है, उसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन साइन आई है, कोई अदर एनर्जी है ई जे जिसके करस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन साइन जे है, तो अकॉर्डिंग टू ऑर्थोनॉर्मल प्रॉपर्टी साइन आई साइन जे का कॉन्जुगेट, और अगर इसका इंटीग्रेट करें पूरे स्पेस में तो ये क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, यानी ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग दो अलग अलग एनर्जी के करस्पॉन्डिंग आपके पास दो अलग अलग वेव फंक्शन है, तो उस कंडीशन में एक वेव फंक्शन का दूसरे वेव फंक्शन के कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट करने पर और पूरी रेंज में इंटीग्रेट करने पर उसकी वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो इस प्रॉपर्टी को ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी कहेंगे। इसके बाद है नॉर्मलाइजेशन प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है साइन शुड बी नॉर्मलाइज्ड। आपका वेव फंक्शन कैसा होना चाहिए, नॉर्मलाइज्ड होना चाहिए। सपोज आपका वेव फंक्शन साइन है तो नॉर्मलाइज्ड कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए साइन स्टार डी एक्स इक्वल टू 1 होना चाहिए। वन डायमेंशनल के लिए मैंने किया है, यानी जो भी वेव फंक्शन है उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करके अगर होल स्पेस में अगर हम उसे इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए। ये वन डायमेंशनल के लिए, ऐसे ही 3 डायमेंशन के लिए भी होनी चाहिए। साइन स्टार डी एक्स डी वाई डी जेड इक्वल टू 1। ऐसे ही 2 डायमेंशन के लिए भी डी एक्स डी वाई एंड 1। तो इसे बोलते हैं हम नॉर्मलाइज्ड कंडीशन। ठीक है, अगर आपका वेव फंक्शन नॉर्मलाइज नहीं है तो फिर उसे नॉर्मलाइज्ड हमें बनाना होता है। कैसे बनाना होता है, सपोज आपके पास कोई वेव फंक्शन है साइन और इसका आपने इंटीग्रेट कर दिया, वन डायमेंशनल के लिए बात कर रहे हैं, इक्वल टू यहाँ पे 1 ना आते हुए कोई कांस्टेंट आ जाता है, तो उस कंडीशन में फिर ये साइन क्या है, आपका नॉर्मलाइज नहीं है। और हमें जब भी कैलकुलेशंस करने होते हैं हमें साइन कैसा चाहिए होता है, नॉर्मलाइज्ड साइन चाहिए होता है। यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन से मतलब है कि अगर आप ये प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं और अगर किसी कॉन्स्टेंट के इक्वल आ रहा है तो आपको यहाँ पे कैसे भी करके 1 लाना है। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी कैसी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो भी कॉन्स्टेंट के इक्वल आ रहा है दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे, तो फिर ये क्या बन जाएगा, -∞ से +∞ साइन स्टार डी एक्स इक्वल टू n, और दोनों साइड n से डिवाइड कर देंगे ये, तो इधर क्या हो जाएगा 1। तो अब आपके पास क्या हो गया, ये नॉर्मलाइज्ड हो गया। 1/n इंटीग्रेशन साइन स्टार डी एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे साइन स्टार है, हमने 2 बार साइन का मल्टीप्लाई किया है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अगर हमको चाहिए कि साइन कैसा हो, आपको नॉर्मलाइज्ड हो, तो यहाँ पर हमें एक नया साइन ले लिया, साइन 1 इक्वल टू ये साइन जो आपका पुराना वाला साइन था जो हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, और यहाँ पर 1/n है। अगर इनमें दोनों साइन को इसको दे दूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1/√n 1/√n, यानी यहाँ पे मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1/√n से। तो जब ये जो आपका नया साइन बना है साइन 1, ये होगा आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। सीधी सी बात है, आपका वेव फंक्शन कैसा था, साइन था, लेकिन ये कैसा था, नॉर्मलाइज्ड नहीं था। जब आप इसे यहाँ पर पुट कर रहे थे तो आपका क्या आ रहा था, इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा था, और इसी कांस्टेंट से मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड डिवाइड कर दिया। तो अब आपका साइन, नया वाला साइन जो नॉर्मलाइज्ड हो चुका है वो कैसा होगा, नया साइन होगा साइन 1 इक्वल टू 1/√n इंटू साइन। अब ये जो है साइन 1 वो नॉर्मलाइज्ड है। ठीक है,
अब ऐसा नहीं है कि आपने किसी कांस्टेंट से, कोई भी कांस्टेंट से साइन को मल्टीप्लाई किया तो ये सॉल्यूशन नहीं होगा श्रोडिंजर इक्वेशन का। साइन मतलब क्या, श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें ये वेव फंक्शन मिलता है, तो अगर आप इस कांस्टेंट को इससे मल्टीप्लाई कर रहे हो तो ये भी श्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो अब ये जो साइन 1 है आपका, ये भी नॉर्मलाइज्ड भी है, प्लस ये श्रोडिंजर इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो इसे बोलते हैं हम इसकी नॉर्मलाइज्ड प्रॉपर्टी। इसको हम और अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसमें एक क्वेश्चन है, सपोज मैंने t इक्वल टू 0 टाइम पर किसी साइन वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर दिया है, तो जैसे जैसे टाइम बीतेगा, जैसे t1 से t से t1 हो गया, t से t2, इस टाइप से टाइम स्पेंड होगा, तो क्या फ्यूचर टाइम में भी ये साइन जो मैंने t इक्वल टू 0 टाइम पर नॉर्मलाइज किया था वो फ्यूचर टाइम में भी नॉर्मलाइज रहेगा या फिर टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा? और अगर टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज हो रहा है तो हमारे पास तो कोई ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है कि हम इसको टाइम के साथ रीनॉर्मलाइज्ड कर दें या फिर हमारे पास कोई दूसरा सोल्यूशन हो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन का, तो फिर क्या होगा? तो इसका क्वेश्चन हम नेक्स्ट, इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज के लिए इतना सफिशिएंट है। सारी वेव फंक्शन से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ मैंने इसमें आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर फोकस करेंगे कि टाइम के साथ ये वेव फंक्शन वैरी कर रहा है क्या या फिर नहीं कर रहा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताएं।